हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द पे बैक पीरियड, जो कि कैपिटल बजटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को देखा था। अब नेक्स्ट सी कि व्हाट इज़ पे बैक पीरियड, व्हाट इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड वेयर इट इज़ सूटेबल एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, पे बैक पीरियड जो है नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय में आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस हो जाएगा, आपको वसूल हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ आपने ये सोचा कि मैं एक मशीन खरीदती हूँ जिसका कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ का आपने मशीन ख़रीदा, तो वो मशीन जो है उसका रिटर्न उतना आना चाहिए जो रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सेविंग्स या प्रॉफिट से आपको हर साल मिलेगा, तो कितने साल में आप रिकवर कर लोगे। इसको हम ईयर्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आंसर 3.5 ईयर्स आ गया, 3.2 ईयर्स आया, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। नॉट एग्जैक्टली कि आपको ईयरली बेसिस अप्रॉक्सीमेशन पे भी काम करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे काम कर रहा है कि हाउ में द सूनर और जल्दी आप कोशिश करोगे कि द पे बैक पीरियड क्या हो, आपका फास्ट हो। यानी आपका जो भी हम इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका असेट में, फिक्स एसेट्स में आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको जल्दी वसूल करके मिल जाए। इवन हम कोई भी ऐसा अपने जीवन का फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें उस चीज़ का जितना भी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया है वो सब हमारा भूल के हमारी जो सैक्रिफाइस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमें उसका बेनिफिट्स अच्छा मिले और जल्दी से वो बेनिफिट्स जो है वो रिकवर्ड हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी पे बैक पीरियड में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जल्दी हो जाए। लोअर पे बैक पीरियड वाले प्रपोजल या प्रोजेक्ट को ही हम एक्सेप्ट करेंगे और जो हायर पे बैक पीरियड होगा वो ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि आपको पेमेंट में मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न में है वो रिकवर्ड होने में क्या होगा, समय लगेगा। क्लियर है? तो यानी अगर आपका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड जो है पे बैक पीरियड से ज़्यादा होता है, जैसे आपका रिक्वायर्ड टाइम है या लाइफ टाइम है 6 साल और पे बैक पीरियड 4 साल है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे और इसके ऑपोजिट अगर है वो तो रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, यानी आपका पे बैक पीरियड है 5 साल और आपका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है 3 इयर्स, तो ऐसे प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दोगे। क्लियर है कि कितने साल में आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। अब फॉर्मूला देखते हैं। अगर कैश, अब बेसिकली जो आपका इक्वल कैश इनफ्लोज है, इक्वल कैश इनफ्लोज का मतलब होता है जो भी ऑपरेटिंग सेविंग्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमने लास्ट मेथड जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी देखा था कि ऑपरेटिंग सेविंग्स यानी आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट क्या है। जैसे हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसका जो मेन रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट अगर आपका जो है वो कहलाता है हमारा एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। आपका इन्वेस्टमेंट है सपोज 5 लाख रुपए, 5 लाख में आप क्या करोगे, जितना भी आपका इक्वल अगर है, इक्वल है समझ रहे हो ना, हर साल आपको सपोज 2 लाख रुपए इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सिंपल है फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय आपका ऑपरेटिंग सेविंग्स हर साल का। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रपोजल विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख एंड is expected to generate a cash inflows of 50,000 for next 6 years। ठीक है, तो आपका सिंपल है, आपको दो ही चीज़ चाहिए, 2 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था, 50,000 रुपये आपका कैश इनफ्लो है। 2 लाख रुपए आपने लगाया और हर साल आपको 50,000 रुपये उसकी वजह से मिला। क्यों? क्योंकि देखो, एक नई मशीन इंस्टॉल करते हैं या कोई नए प्रोजेक्ट को लेते हैं, कोई डाइवर्सिफाई करते हैं कहीं और। जैसे आप यहाँ अभी सपोज़ सिर्फ छत्तीसगढ़ तक बिज़नेस कर रहे हो, आप अपना बिज़नेस है वो क्या करना चाहते हो, बाहर भी, छत्तीसगढ़ आउटसाइड जो स्टेट भी करना चाहते हो, तो आपको उस वजह से, उस प्रपोज़ल की वजह से 50,000 रुपीज़ क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सेविंग्स मिल रही है, 50,000 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो आपका 2 लाख रुपया खर्चा लगा उसको करने के लिए
और 50,000 रुपये हर साल हुआ, तो 2 लाख डिवाइड बाई 50,000 आपका क्या हो गया, 4 ईयर्स में आपको वो पैसे रिकवर्ड हो जाएंगे। हर साल 50,000 करोगे, 50,000 इंटू 4 आपको 2 लाख रुपीज़ आपका रिकवर्ड हो जाएगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि जैसे कंपनीज जो है वो सोलर पावर प्लांट लगाएगी तो इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी होगा, और मतलब कर लेना चाहिए, बट वो कंपनी हमेशा ये सोचती है कि कितने सालों में वो पैसे जो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, पैनल्स लगाने के उनको लगेंगे। एक बार में उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने आते होंगे वो देखेंगे कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो सेव कर पाते हैं, तो एक अंदाज़ा हो जाएगा हाँ इतने साल में हम वो पैसे क्या कर लेंगे, रिकवर्ड कर लेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट कि अगर अनइक्वल कैश इनफ्लोज है, ये ज़्यादा कंसेप्ट होता है, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि हमारा जो भी कैश इनफ्लोज है, प्रॉफिट वो अनइक्वल है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो उस केस में आप ये देखोगे द क्यूमुलेटिव आपको निकालना पड़ेगा नेट कैश इनफ्लो, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय सी। ठीक है, ये बी बाय सी है। इसका क्या मतलब है, ए मतलब नंबर ऑफ ईयर्स प्रिसीडिंग द फाइनल रिकवरी, जिस फाइनल रिकवरी से पहले वाला जो साल होगा वो कैपिटल ए है। क्लियर है? फाइनल रिकवरी से पहले वाला साल क्या है, कैपिटल ए है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी बाय सी। बी मतलब क्या है, यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट फाइनल रिकवरी में अभी भी बचा हुआ है, जैसे आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और अभी भी आपका 2 लाख हो रहा है रिकवरी, तो 50,000 रुपये जो आपका बचा हुआ है वो बी है। सी जो फाइनल रिकवरी में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या कैश इनफ्लो हो रहा है वो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स सी इट कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ 2 लाख। इनिशियल आउटले ऑफ 2 लाख मतलब इतना आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। एक्सपेक्टेड टू जनरेट द कैश इनफ्लोज ऑफ 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये 5 साल का आपको डेटा दिया हुआ है, इतना आपको कैश इनफ्लोज होगा। फाइंड आउट द पे बैक पीरियड ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। क्लियर है क्वेश्चन? 5 साल का आपको कैश इनफ्लो दिया है और 2 लाख रुपए जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्यूमुलेटेड। क्यों क्यूमुलेटेड निकालने की ज़रूरत है? देखो आपने उसमें देखा था क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वी आर हैविंग द अनइक्वल कैश इनफ्लोज। जो इनफ्लोज है वो इवनली नहीं है। ठीक है, जैसे देखो 70,000 है, फिर उस 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 हमने देखा। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, 70,000 का पहला क्यूमुलेशन 70,000 ही रहेगा, फिर 70 प्लस 60 अब आपका टोटल हो जाएगा 130। क्यूमुलेशन का मतलब है कि मैं जो है अपना इस बार का जो इनफ्लोज है पिछले वाले से ऐड ऑन करते जाऊंगे, ऐसे ऐड ऑन करते जाएंगे। 70,000 प्लस 60 70, 130, 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 40 220 और 220 प्लस 30 2,50,000। ऐसे हमने क्या किया है, कैश इनफ्लोज या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला में आपको कैसे पुट करना है, देखो पे बैक पीरियड क्या है, फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी बाई सी। देखो यहाँ सी यहाँ आ गया है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ए का क्या मतलब था। ए का मतलब है कि कितने साल में आपका रिकवर होगा, उससे पहले वाला जो साल है वो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 2 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे ये 2 लाख किसके बीच में आ रहा है, 1,80,000 और 2,20,000। मतलब आप बोल सकते हो 3rd और 4th ईयर के बीच का ही, 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच का है ये वाला जो अमाउंट है। ठीक है, 2 लाख रुपीज़। तो ए जो होगा वो आपका 3 ईयर्स होगा, यानी फाइनल रिकवरी जो 2,20,000 है, वैसे तो 2 लाख है पर मतलब 2,20,000 होने के लिए या 2 लाख होने के लिए आपको 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 ईयर्स जो है वो है आपका ए हो गया, कैपिटल ए आपका क्या हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमने देखा था कि बी क्या होगा, जो भी आपने फाइनल रिकवरी ईयर मतलब 4th ईयर है, उसमें जितना अमाउंट
क्यूमुलेटिव में किया 2,20,000, उसमें जो इनिशियल आउटले है उसको माइनस कर दोगे, यानी आप क्या करोगे यहाँ पे 2,20,000 में 2 लाख माइनस कर दोगे अपॉन 40,000। 40,000 यानी यहाँ सी 40,000 क्यों है, क्योंकि जो फाइनल ईयर में कितना आपका रिकवरी है। ठीक है, आप देख सकते हो फाइनल ईयर में फॉर्मूला में आप फिर से जा सकते हो। ए का मतलब क्या है कि जो जैसे थर्ड और फोर्थ ईयर दोनों के बीच का आपको देखना है कि उसमें आपका रिकवर्ड अमाउंट होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स प्रिसीडिंग द फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी आपको फोर्थ ईयर में हो रही है तो उससे पहले वाला जो साल हो गया वो थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द फाइनल रिकवरी 2,20,000 फोर्थ ईयर में कैश इनफ्लोज है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, और आपका इनिशियल आउटले था 2 लाख रुपीज़, है ना। इनिशियल आउटले आपका क्या था 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख में 2,20,000 में 2 लाख माइनस कर दिए 20,000 आ गया, अपॉन क्या है 40,000 जो आपके फोर्थ ईयर है फाइनल ईयर उसका रिकवरी है। तो ये आ गया 20,000 डिवाइड बाई 40,000, ये हो जाएगा 0.5, तो 3 + 0.5 यानी आपको 3.5 ईयर्स में पूरा पैसा रिकवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। पे बैक पीरियड में आपको बहुत ध्यान से समझना है, ए कैपिटल ए बी और सी की जो वैल्यू है वो अगर आप समझ जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम शायद ना समझ में आए तो इसको बार बार देखिए, आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन बनाइए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के पास 2 प्रपोजल हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। इनिशियल आउटले का मतलब है ये खर्चा जो हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं 3,60,000 5,40,000, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 25,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूरे कैपिटल का है 14%। वैसे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। द एनुअल कैश फ्लोज आर गिवन फॉर प्रोजेक्ट ए अलग से दिया है, प्रोजेक्ट बी का अलग दिया है। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स का दिया होगा, पहले आपको प्रोजेक्ट ए का निकालना है, फिर प्रोजेक्ट बी का निकालना है और उस पर से कंपेयर करना है कि कौन सा प्रपोजल आपके लिए एडवाइसेबल होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालना है। जैसे प्रोजेक्ट ए में क्या था, फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं था, सेकेंड ईयर से आपको रिकवरी होनी स्टार्ट हुई 80,000 2,34,000 1,98,000 1,98,000, तो आपका क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा 80,000 का 80,000, फिर क्या होगा 80 + 2,34,000 3,14,000 1,98,000 में ऐसे ऐड ऑन होता जाएगा। आप मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिव आपको समझ में आ रहा है। पहला वाला एज इट इज़ रहता है, उसके बाद ऐड ऑन आप करते जाते हो उसके एनुअल कैश फ्लोज से। ठीक है, अब आपको इसमें फॉर्मूला में देखना है। देखिए, जैसे आप का टोटल 3,60,000 है आपका खर्चा था, 3,60,000 आपका खर्चा था, वो कितने साल में आप रिकवर कर पा रहे हो, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में अगेन 3,14,000, तो थर्ड ईयर में पूरा नहीं हो पा रहा है तो फोर्थ ईयर का भी हेल्प लेना, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों के बीच का अमाउंट आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, अब कैपिटल ए क्या है आपका 3 हो गया, 5,12,000 यानी आपके इस साल की रिकवरी, इस साल की टोटल रिकवरी 5,12,000 हो गया। उसको आप किससे माइनस करोगे, जो आपका इनिशियल आउटले था माइनस कर दिए, अपॉन इस साल की जो फाइनल रिकवरी है 1,98,000, उससे क्या कर दोगे, इस साल की जो फाइनल रिकवरी 1,98,000 उससे आप फोर्थ ईयर की माइनस कर दोगे, अपॉन में रख दोगे। ठीक है, तो 1,52,000 डिवाइडेड बाई 1,98,000 दोनों को डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3.197 ईयर्स। ये आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है। बी का मतलब क्या है, आपने जो फोर्थ ईयर में टोटल कैश इनफ्लोज इंकर्ड किया माइनस इनिशियल आउटले, और कैपिटल सी का मतलब क्या है, जो फोर्थ ईयर आपका फाइनल रिकवरी ईयर है, उस साल आपने जितना अमाउंट अर्न किया वो। ठीक है, क्लियर है। अब प्रोजेक्ट बी का भी आपको सिमिलरली बनाना है, ये भी अलग अलग इसका दिया हुआ है 1,30,000, उस पर फिर 1,88,000 ऐड कर देंगे, फिर इस पे आंसर में आप ऐड ऑन करते जाएंगे
ठीक है। आपको ये 5 साल तक दिया है। टोटल आपका कैपिटल इनफ्लो कितना था? 5,40,000। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये 5,40,000 जो है वो आपको 5,40,000 रिकवर करने के लिए कितने टाइम लगेंगे? अगेन ये 3 to 4 ईयर्स के बीच का अमाउंट है। तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए 3rd ईयर होगा, यानी ठीक है। और बी क्या होगा? बी आपका जो अमाउंट है 7,50,000 और उसमें आप क्या माइनस करोगे? 5,40,000। ये मेरे ख्याल से आपको सबको बहुत क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी फाइनल ईयर ऑफ रिकवरी है उसमें टोटल जो क्यूमुलेटिव है उसमें इनिशियल कैश आउटले माइनस कर रहे हैं। और ये 2,24,000 क्या है? जो 4th ईयर का कैश इनफ्लोज है। क्लियर है? ये आ गया। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को माइनस करके 2,24,000 से डिवाइड कर दोगे, जो कि आएगा 0.07। 3.07 ईयर्स आपका आंसर है। अब आपको डिसीजन लेना है। देखो आपका प्रोजेक्ट ए का आंसर आया था 3.197 ईयर्स और आपके प्रोजेक्ट बी का जो आंसर आया है वो 3.07 ईयर्स। तो हमने डिस्कस किया था कि जिस भी प्रपोज़ल का या प्रोजेक्ट का आंसर पे बैक पीरियड कम आएगा वो प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो आप कौन से प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे? प्रपोज़ल बी को, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो पे बैक पीरियड जो है हम बहुत तरीके से एनालाइज करते हैं। ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके प्रोज एंड कॉन्स, ये सिंपल है। मेजर ऑफ रिस्क इसमें है कि मतलब ठीक है, एक लेवल जो है कैलकुलेटिव रिस्क है। आई लाइक द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क नहीं था। ये इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पे हम कैश के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस, जो कैश इनफ्लोज है वो लिक्विडिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली प्रैक्टिकल है। हेल्प्स टू प्लान टू द रिटर्न टू शेयर होल्डर्स कि कितने सालों में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लान उस चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन इसके डीमेरिट है कि अगेन इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान नहीं रखा गया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है, हम यहाँ पे ये चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि आज के डेट में जो 1 रुपये की वैल्यू है वो आज से 5 साल बाद नहीं होगी। तो ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है। कैश इनफ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड के बाद कैश इनफ्लोज जैसे 5th ईयर को हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें वो यूज़ ही नहीं था। तो यहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर किया गया। और टर्मिनल कैश इनफ्लोज और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट आर इग्नोर्ड। मतलब देखो आप, अगर मैं सपोज ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट के बीच में कंपैरिजन और पे बैक पीरियड निकाल रही हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट बी जो है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट का है, साइज उसका बिगर है, देन दो भी हम उस पर दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके बीच का कंपैरिजन वैलिड नहीं कहलाएगा, लॉजिकल नहीं होगा। तो कई बार हमारे जो क्राइटेरियन है वो मिसलीड कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग के नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।